गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हितेश अग्रवाल आर्यभट्ट क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे है और मैंने सोचा कि आज आपको मैथ्स ना पढ़ाकर केवल आपसे बातें की जाए, थोड़ा मोटिवेट की जाए और थोड़ा आपकी प्रॉब्लम्स जो हो सकता है आपको आ रही हो उन पर थोड़ी बातें की जाए, थोड़ी चर्चा की जाए। दोस्तों, वैसे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स के एग्जाम्पल देखकर ही आपसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी स्टूडेंटों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है कि वो मैथ्स कैसे स्टार्ट करें। यदि मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं तो प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती है मैथ्स की, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ से पुट करना है। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को आती है। कोई अभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट ही किया है, उसको प्रॉब्लम आती है कि उसको मैथ्स में क्वेश्चन पुटअप करना ही नहीं आ पा रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। दूसरी स्टेज एक ऐसे स्टूडेंट की होती है कि उसको मैथ्स आती है लेकिन वो कोई एग्ज़ाम देता है तो उसका स्कोर वो नहीं हो पाता जो एग्ज़ाम में उसको फाइट करने के लिए होना चाहिए। और तीसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो मैथ्स काफ़ी अच्छे से कर रहा है, काफ़ी अच्छे से जानता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसकी कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण जो एग्ज़ाम में वो कर देता है, जो उसको थोड़ा सा उसके लिए अवेयर रहना चाहिए, वो नहीं रह पाता है। तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करके वो जो है किसी एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाता है। तो हर प्रॉब्लम का वैसे सॉल्यूशन है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा, एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो कि जैसलमेर में एक वृद्ध आदमी की है और उसके पास 23 ऊँट है, 23। वो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा था। उसका जो बड़ा बेटा है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल भी है और वो कमाता भी है। वो अपने पिता का ख्याल भी रखता है, अपने बूढ़ा बाप का ध्यान रखता है, उसकी सेवा भी करता है। छोटा जो बेटा है, उससे छोटा बेटा जो बीच वाला बेटा है, वो कमाता ज़रूर है लेकिन वो अपने दोस्तों में बिजी रहता है और अपने बूढ़े बाप का ख्याल नहीं रखता है, उसका कहना नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है। और जो सबसे छोटा पुत्र है वो उस परिवार में, जो कि जैसा कि सभी परिवारों में होता है, सबसे छोटा बेटा जो है नटखट होता है, रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो अपनी मस्ती में मस्त होता है। तो उस टाइप का उसका नेचर था, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। अब जो पिता है वो बीमार रहने लग गया और यूँ समझो कि उसका अंतकाल आ गया था। वो मरने वाला ही था, उसको लग रहा था कि मैं मरूंगा अब। तो उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और जीवन को जीने का थोड़ा सा तरीका बताया कि हाँ, इस तरह से जीना चाहिए। और साथ में बोला कि मेरे पास जो 23 ऊँट हैं उनको आप तुम बांट लेना। और थोड़ा सा अपने मन का विचार भी उस पिता ने उन बेटों के सामने रखा कि मेरी इच्छा है कि बड़े बेटे ने मेरी खूब सेवा की है, उसने खूब ध्यान रखा है, तो तुम मानो तो जो है कुल ऊँटों का 1/2 भाग, मतलब आधा हिस्सा जो है बड़े पुत्र को मिल जाए और बीच वाले पुत्र को 1/3 हिस्सा मिल जाए और जो है सबसे छोटे पुत्र को 1/8 हिस्सा मिल जाए।
कुल जो जितने भी ऊँट हैं उनका। वो इसकी अंतिम इच्छा थी उनके पिता की। तो पिता जो है चला जाता है, मर जाता है। अब कुछ दिन बाद जो है उनको लगता है कि अब बंटवारा कर लेना चाहिए, तो वो बंटवारा करने बैठते हैं। अब बंटवारा करने के टाइम पर उनके सामने समस्या आती है कि किस तरह से, जैसे पिताजी ने बताया था उस टाइप से कैसे बंटवारा किया जाए। तो छोटे बेटे ने बोला कि भाई तुम जो है अपन ऐसा करते हैं कि 23 ऊँट है, तो 7-7 ऊँट जो है अपन ले लेते हैं सभी तीनों, और तुम बड़े हो तो 1-1 ऊँट और एक्स्ट्रा ले लो। तो बड़ा बेटा इसको अमान्य घोषित कर देता है, बोल देता है कि नहीं, पिता की जो अंतिम इच्छा है उसको ही हम रखेंगे और उसी पर हम चलेंगे। तो कुछ दिन बाद उनके सामने समस्या जब होने लग गई, वो एक दूसरे से झगड़ने लग गए। तो छोटा बेटा बोलता है कि भाई चल ठीक है, तो तेरे आधे ऊँट लेकर यहाँ से निकल जा। नटखट था ना। तो उनके परिवार में जो है झगड़ा होने लग गया इसको लेकर, और ये इसकी बातें जो है उनके गांव में चर्चित होने लग गई। सभी बातें बनाने लग गए उनके लिए। और ये मामला धीरे धीरे जो है कोर्ट में जाने लायक हो गया। वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए। तो उनके गांव में जो है एक समझदार आदमी उनके पास आकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी समस्याएं सभी से सुनी हैं। मेरे पास एक ऊँट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ऊँट है जिसको तुम ले लो और अपनी समस्या को जो है निदान कर लो, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो बोलते हैं चलो आप हमारे पास आए और एक ऊँट भी हमें दे रहे हो, तो हमारी समस्या का भी आप ही सॉल्यूशन कर दीजिए। तो उनकी पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार जो है वो आदमी 23 ऊँट जो पहले थे, एक ऊँट वो दे देता है। तो 24 ऊँट का 1/2 भाग, आधे ऊँट बड़े पुत्र को दे देता है, 12 ऊँट, और 1/3 मतलब 8 ऊँट, 24 का 1/3 मतलब 8 ऊँट जो है बीच वाले पुत्र को, और 1/8 भाग 24 ऊँट का 1/8 भाग छोटे छोटे पुत्र को दे देता है। मतलब 3 ऊँट छोटे छोटे पुत्र को दे देता है। अब मतलब 12 ऊँट तो बड़े को दे दिए, 8 ऊँट छोटे बीच वाले को दे दिए, और 3 ऊँट छोटे छोटे को दे दिए। तो कितने हो गए? 23 ऊँट हो गए। एक ऊँट जो बच रहा था वो आदमी अपना ऊँट अपने साथ लेकर चला जाता है। मतलब उनकी समस्या का सॉल्यूशन भी हो जाता है और वो अपना ऊँट भी लेकर चला जाता है। तो देखो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, कि हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस अपना नज़रिया चेंज करना होता है। जो विद्यार्थी है जिनके सामने मैथ्स को लेकर थोड़ी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप से सॉल्यूशन करें, लैंग्वेज को कैसे सेट करें, तो देखो जो फर्स्ट स्टेज के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके सामने समस्या होती है कि कोई भी क्वेश्चन जब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सॉल्यूशन निकालें, और यदि बाई चांस उसका आंसर भी आ जाता है तो उनको पता ही नहीं होता कि आंसर आ गया है। 4 ऑप्शन में से वो जो उनका आंसर आया था मैच भी हो जाता है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये आंसर उसका सही है कि नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं आती है जो पढ़ाई करना स्टार्ट ही करता है।
तो मैं उनके लिए कहूँगा कि जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो या जिस चैनल से भी आप पढ़ रहे हो अभी इस लॉकडाउन के टाइम में, तो जिस करंट टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसमें से जो है कंटिन्यू जिस करंट टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टाइम उसके डेली में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कंटिन्यू करें। और जैसे जैसे आप आगे कोर्स आपका आगे हो जाता है, कोर्स मतलब जैसे जैसे जितने टॉपिक होने लग जाते हैं, जैसे 2 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक होता है, तो जो टॉपिक हो चुका है आपका तो उसमें प्रॉब्लम ये जो आती है कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, पीछे जो निकल जाता है टॉपिक उसके लिए हम वापस हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है जिस हिसाब से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक निकल चुके हैं उनके लिए आप अपना फिक्स टारगेट कर लीजिए कि भाई जो है रोज़ के पुराने टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे एक टॉपिक होने के बाद दूसरा टॉपिक हो जाता है, दूसरा टॉपिक आपका जो करंट चल रहा है, तो एक टॉपिक के आपने पुराने टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लिए और करंट टॉपिक के 20 क्वेश्चन कर लिए। फिर जैसे दो टॉपिक हो जाते हैं, तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है करंट में, तो जो पुराने जो 2 टॉपिक है उनके 25-25 क्वेश्चन कर लीजिए। इस टाइप से जो है आप अपने आप को थोड़ा सा नियमित करें और ये काम जो है आप कम से कम 3 या 4 महीने कंटिन्यू करें और ये 3-4 महीने में कम से कम अपने इस कोर्स को 4 से 5 बार करें। और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जो हैं 5 बुकों को अलग, जैसे मैथ्स की है तो 5 अलग अलग बुकों को एक बार पढ़ते हैं। तो मेरा कहना तो यह है कि एक बुक को ही 5 बार पढ़ा जाए। कोई सी भी आपकी एक बुक ले लीजिएगा, उसको एक बुक को 5 बार पढ़ो तो अच्छा रेस्पॉन्स देखने को आपको मिलेगा। और दूसरे स्टेज के जो विद्यार्थी होते हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम होती है कि भाई हाँ उनका कोर्स भी हो चुका है, वो कोचिंग ले चुके हैं, उनको समझ में भी आती है थोड़ी मैथ, लेकिन उनके सामने समस्या आती है कि जब वो प्रैक्टिस सेट निकालते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उस एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए जो स्कोर उनको चाहिए होता है वो स्कोर वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उसका आधा स्कोर ही या 1/4 स्कोर ही वो जो है अचीव कर पाते हैं। जैसे 50 नंबर का पेपर है तो वो उनके जो स्कोर में बैठ रहा है वो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन ही बैठ पा रहे हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा इसलिए होता है उनके साथ कि जब उनको मैथ्स आ गई होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट है तो एक दिन में उसके 400 क्वेश्चन निकाल देंगे, दूसरे दिन एवरेज है एक दिन में फिर उसके 400 क्वेश्चन निकाल दिए, तीसरा परसेंटेज लिया 400 क्वेश्चन, अलजेब्रा लिया 400 क्वेश्चन। तो जिस टॉपिक को वो उस दिन निकालता है तो उस टॉपिक पर उसकी कमांड जरूर हो जाती है, लेकिन जो पहले निकाल चुका है फिर वो उनको भूल जाता है। मतलब एक ही टॉपिक के आप यदि इतने सारे क्वेश्चन निकालोगे तो उस टाइम उस पर कमांड हो जाएगी, लेकिन जब अलग अलग टॉपिक के एक साथ एक दिन में जैसे 50 क्वेश्चन आप करते हो एक दिन में, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक से करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है एक नियम बना लीजिए रोज का। जब आपका कोर्स हो गया, आपको मैथ्स आने लगी है, तब की बात बोल रहा हूँ कि भाई जैसे आपके 15 टॉपिक हैं तो 15 टॉपिक में से हर रोज आपको 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के करने हैं, प्रत्येक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन करने हैं। तो 300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जितना आप 400 क्वेश्चन कर रहे थे आप 300 करोगे और हर टॉपिक के करोगे तो हर टॉपिक से आप टच में रहोगे। तो इससे आपका स्कोर जो है इंक्रीज होगा। आप एक बार
थोड़ा कर देखिए, ये शायद नहीं 99% जो है आपका स्कोर डेवलप होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा जो टाइप का विद्यार्थी है जिसको बहुत अच्छे से हर कोई भी क्वेश्चन दे तो वो अटकता नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तो या तो ओमार सीट को भरने में थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा, या फिर जैसे ओमार सीट को भरने का प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे ए की जगह बी भर दिया, बी की जगह सी फिल कर दिया, या फिर नाम या रोल नंबर उसने इस टाइप से गलत कर दिया, तो उसकी ओमार सीट चेक ही नहीं हो पाती है और वो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हुए भी वो उस एग्ज़ाम को अचीव नहीं कर पाता है। तो उसको जो है ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको उसके लिए केयरफुल होना चाहिए। और केयरफुल एग्ज़ाम में बैठने से नहीं होगा कि एग्ज़ाम में सीधे गए और वहाँ उसकी प्रैक्टिस करें, घर पर बैठकर इन चीज़ों पर ध्यान रखें। एग्ज़ाम पेपर ही सॉल्व करने से मतलब नहीं होगा, वहाँ आपकी यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है उनको सॉल्यूशन के लिए आप उनकी प्रैक्टिस करें और ओमार को अच्छे से भरें, टाइम का ख्याल रखें, अपने सामने घड़ी लेकर, अपने सामने वॉच लेकर बैठें, उस पर टाइम स्टॉप टाइम लगा कर बैठें और इस तरह से आप अपनी सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं। तो आज केवल मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो आपके पास ही है। तो नेक्स्ट संडे फिर मैं आपसे मिलूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं जो है अपने चैनल पर आर्यभट्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पर रीजनिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और साथ में रीट और पटवार के बच्चों के लिए अलग से मैथ्स का बैच भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हम इस महामारी से बाहर निकलें और एक एग्ज़ाम का दौर वापस से स्टार्ट हो, तो आप उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर रहें, तैयार हो जाएं। ये नहीं कि हम जब कोरोना यहाँ से निकल जाएगा, कोरोना चला जाएगा, तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें, उस टाइम के लिए अभी से प्रिपेयर हो। थैंक यू।